प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो विषय है इतिहास। बस इतिहास के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे और आपके बोर्ड पेपर में वही सेम क्वेश्चंस भी आएंगे। बस इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैं इसमें टिक कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए और इसके बारे में थोड़ा सा समझा भी देता हूँ क्या क्या चीज़ें ये है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ना शेयर करते हैं, ठीक है, इसलिए वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग शेयर भी किया करिए और वीडियो को जिन लोग चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी कर लिया करिए, ठीक है। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में आपके सीधे आने वाले हैं इस बार 2023 के बोर्ड पेपर में। क्लास 10th वाले जरूर इस वीडियो को देखें और अपने सभी दोस्तों के पास इसको फैला दे टोटल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। 2022 में आया, 23 में भी ये आपका पूछा जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबको पता है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। उस समय वहाँ का जो राजा था लुई सुलामा था, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, सबको पता है कि फ्रांस में जो आपका था लुई 14वां इससे पहले था। लुई 14वां भी कुछ कार्यकाल मतलब वहाँ का सभी लोग राजतंत्र था। राजतंत्र में जिन्होंने जनता के लिए कुछ काम ही नहीं किया था, सब लोग बस अपना अयासी में वैभव में। अब यहाँ पर लुई 14वां को ले लीजिए, ये शीश महल अपने बनाने में तैयार था। यहाँ जनता भूखों मर रही थी, ये लोग अपनी अयासी कर रहे थे, टोटल राजा जितने भी थे। तो यहाँ पर जनता का आक्रोश फूटा और फ्रांस में 1789 ईस्वी में एक बहुत बड़ा क्रांति होता है। उस समय जो वहाँ का राजा था फ्रांस का लुई सुलामा, उस लोग क्या करते हैं ना, उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर बीच चौराहे पर उसको क्या करते हैं लोग पकड़ के उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो इसी में यही था। तो क्या क्या इसके बारे में है ये यहाँ पर देख लीजिए और इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल एक कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। आप लोग इतिहास भूगोल जितने भी है मेन आपका इसमें पॉइंट होता है नंबर लाने का, हेडिंग कैसे हो। हेडिंग आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग लिखा करिए अच्छे से। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति का इसका मुख्य कारण क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति बताएंगे 1789 ईस्वी में लुई सुलामा के शासनकाल में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख दोषयुक्त शासन व्यवस्था। अब देखिए बताएंगे फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण यह कारण वहाँ की दोषयुक्त शासन व्यवस्था थी। राजा देश का प्रधान और वास्तु अनुसार आचरण करता था। शासन के अंतर्गत करों की वसूल करने की प्रणाली भी अत्यधिक दोषयुक्त थी। राज्य स्वयं अपने अधिकारों द्वारा एक वसूल नहीं करता था, अपितु यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को दिया जाता था, जिसने फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावना। अब यहाँ का राजा जो भी था कुछ जनता के लिए कर ही नहीं रहा था, बस कर पे कर वसूला जा रहा था। ये सब दिक्कतें थी फ्रांस की जनता। अब इन लोगों को मतलब कई पीढ़ियों से ये लोग कई शासकों को देखते आ रहे थे, लोग बहुत एकदम क्रोधित हो गए थे। एकदम आक्रोश फूट गया, जिसकी वजह से इन लोगों आक्रमण करना इनका सबसे उचित रहा, ठीक है। सामाजिक असमानता, अब इसको देखकर आप लोग आराम से पढ़कर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड पेपर में आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। मारियाना, अगला क्वेश्चन आपका है, मारियाना और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मारियाना के बारे में जानते हैं। अब मारियाना कोई लड़की का नाम नहीं है, मतलब एक लड़की का ही नाम है। ये राष्ट्र चिन्ह है, कहाँ का है, फ्रांस का एक राष्ट्र चित्र है। ध्यान से देखिएगा, राष्ट्र चिन्ह के रूप में कह रहा, यह एक ईसाई लोकप्रिय नाम है, ईसाइयों का बहुत ही लोकप्रिय। जैसे हम भारत में हम लोग का होता है भारत माता होता है, ठीक है ना, गंगा मैया होती है, बहुत लोकप्रिय नाम होता है। उसी प्रकार वहाँ पर आपका जो फ्रांस में है, फ्रांस ये जो है आपका फ्रांस जो ईसाइयों का एक लोकप्रिय नाम है, जिसे फ्रांस ने अपने जन राष्ट्र विचार को रेखांकित करने के लिए नारी रूप में इसको चित्रित किया था। जैसे भारत माता की हम लोग नहीं जानते हैं, उनका एक चित्रण बना देते हैं, उसी प्रकार विचार को रेखांकित रूप में इसको चित्रित किया। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम, जब उनका फ्रांस का स्वतंत्रता हो गया, उन्होंने अब सोचा इसका नाम क्या रखा जाए, तो उन्होंने अपने स्वतंत्रता का नाम जो प्रतीक रखा, जो बहुत लोकप्रिय नाम था उनका मारियाना, वो शब्द इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया, ठीक है। अब मारियाना की जो प्रतिमाएं थे सार्वजनिक स्थानों पर, मतलब जैसे आपका पार्क हो गया, जैसे होता है चौराहा हो गया, उसके बीच में इसका अंकित कर दिया, मतलब मूर्ति बनाकर स्टैचू बनाकर इनको रख दिया गया, ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता एवं प्रतीक का स्मरण होता रहे।
और उसके मारियाना के चित्र, सिक्कों और डाक टिकटों को भी अंकित कर दिया। अब उन्होंने राष्ट्रीय आपको बता दिए, सार्वजनिक पार्क हो गए, आपके स्थान हो गए, ये सब चीज़ें बता दिए। और इनका जो चित्रण था कि ताकि लोग जाने कि ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे हम लोग का भारत का मान लीजिए हो गया भारत माता, हम लोग कहते हैं भारत, भारतीय राष्ट्रीय अशोक चिन्ह हो गया, प्रतीक हो गया, ताकि इसका सम्मान लोग करें। उसी प्रकार ये भी लोग मारियाना शब्द का टिकटों को भी लगा दिए, उसके सिक्का बना दिए लोग और जगह जगह व्यवस्थित कर दिए कि ताकि सब लोग जान जाए कि ये हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक, ये आपका क्या था, मारियाना था। उसी प्रकार जर्मेनिया, जो जर्मनी से आपका है, जर्मनी हेडिंग लिखेंगे, ये जर्मन की रानी का रूपक थी। जर्मेनिया के प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिव्यक्ति के लिए बलूत वृक्ष के पत्तों, जैसे बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। जर्मेनिया नाम की कोई मतलब नारी थी, वो बलूत वृक्ष था, उसका मुकुट पहनती थी, ठीक है ना, जिसे जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है। अब जर्मन में वीरता का यह प्रतीक माना जाता है कि जो है इस तरह का पहनाव करता था। जर्मेनिया के हाथ में जो तलवार दी गई थी उस पर जर्मन तलवार जर्मन राइमन की रक्षा करती, मतलब ये जर्मन देश की रक्षा। उनके हाथ में बलूत का पत्ता, आपको यूट्यूब पे या आप गूगल से देख सकते हैं उनका चित्र कैसे आपको दिखाई दे, वहाँ से देख सकते हैं। अंकिता, जर्मेनियन का चित्र स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों का प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करते। तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखेंगे। ये लघुत्तरीय प्रश्न है, टोटल लघुत्तरीय प्रश्न है टोटल, ध्यान देखिए, जो 4 नंबर के आएंगे। और आपका क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। अब ये आपका है, ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन बस हेडिंग आप लोग बहुत पढ़ लीजिए, हेडिंग और कुछ नहीं पढ़ना है। अब कह रहा अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना। 19वीं यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, कैसे विकास उनका हुआ, किस प्रकार से विकास होता है, तो मतलब सभी देशों में विकास कैसे हुआ यूरोप में, ठीक है ना, तो उन सब के बारे में जानेंगे। ये हमारा जो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इंग्लैंड है, ये यूरोप देश में आता है, ठीक है ना। तो यूरोप देश में जो देश उनका विकास कैसे हुआ, ठीक है ना, तो बताएंगे 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख 4 उत्तरदायी कारण थे। पहला कारण था फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। जैसे फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में, बताएंगे फ्रांस जैसा देश जो अपने राजा को, मतलब राजा जब अच्छा शासन नहीं कर रहा है, वो लोग अपना विद्रोह कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं विद्रोह कर सकते हैं। उसी प्रकार सभी लोग, सभी देश वाले लोग अपने अपने देश के राजा के प्रति विद्रोह करते हैं और नए मध्यम वर्ग का क्या होता है, स्थापना होती है। वहाँ पर राजस्थान सभी लोगों का हटता है, धीरे धीरे सभी लोगों का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति का जो होता है पूरे देश पर असर पड़ता है। उसी को बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसने विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार किया। उसके बताएंगे औद्योगिक एवं मध्यम वर्ग का प्रभाव, ये बताएंगे इसमें। यह प्रक्रिया यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाई। उदाहरण के लिए जैसे औद्योगिक, श्रमिक, व्यवसायी, सेवा क्षेत्र के लोग आदि, इसमें लोग सभी लोग प्रभावित हो गए, जानने लगे लोग। रूमानवादी का प्रभाव, अब बताएंगे 18वीं शताब्दी में यूरोप में रूमानवादी संस्कृति का प्रादुर्भाव था, जो समाज में एकलायत्मक, साहित्यिक, बुद्धिवादी, ठीक है ना, तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के मुख्य रूप से विकास करना चाहते थे। अब उदारीकरण है, तो इसको पढ़ सकते हैं आराम से, हेडिंग बस लिखिए, उसके बारे में कुछ भी लिखे ना, एग्जामिनर बस मेन पॉइंट जो होता है हेडिंग को ही देखता है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपका है, ध्यान से देखिएगा। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगा। बोर्ड पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए, ध्यान से देखिएगा। अगले साल भी आया क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में हर साल आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताएंगे 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़वादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। जर्मन में मध्यम वर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थी। 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रशा के जो प्रमुख मंत्री थे, बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता, देखते जाइएगा, तो ऑटोमान बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जन्म बताएंगे। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, तो ऑटोमान बिस्मार्क, जिसने पूरा ये बिखरा हुआ था जर्मनी, तो उसको एकत्रित करने के लिए ऑटोमान बिस्मार्क आगे आते हैं और सभी मध्यम वर्गीय और लोगों को क्या, रूढ़वादियों को एकजुट बनाते हैं, ताकि यहाँ पर कोई मतलब भेदभाव, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें थी वहाँ पर न हो सके। जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की सहायता से ली थी। जर्मन के एकीकरण के समय क्या क्या घटनाएं घटी, मतलब जब सबको एकत्रित किया जा रहा था तो क्या क्या घटनाएं घटी। पहला घटनाएं घटी थी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रशा की जीत के साथ समाप्त हो गई, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, ठीक है ना।
उसके बाद है 18 जनवरी 1871 ईस्वी को जर्मन राज्यों के शासक ने सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटोमान बिस्मार्क सहित प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में हुई, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई कि जर्मनी एक राज्य अपना खुद बनाएगा, ये होगा। उसके बाद ये आपका है, इसको आराम से आप लोग पढ़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं, बोर्ड पेपर में आएगा, ठीक है ना। 100% आने वाला है बोर्ड पेपर में। और आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा जो ध्यान से देख लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन हो गए और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इटली के एकीकरण में मोत्सनी, काबूर और गैरिबाल्डी का योगदान बताना है, ठीक है। ये जो बोर्ड पेपर के लिए VBI आपके जो बोर्ड पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, या तो ऐसे पूछ देगा, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं का नाम लिखिए, ठीक है, जो बोर्ड पेपर में आपके 100% आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो इटली के राष्ट्रीय एकीकरण आधुनिक यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य इटली 7 राज्यों में बंटा था, जिसमें केवल एक इकलौती मतलब बताएंगे राजघराने का अधीन था। इटली के एकीकरण में देशभक्तों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, मतलब इसको इन देशभक्तों में गैरिबाल्डी, मोत्सिन और काबूर का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने इटली को मतलब एकजुट बनाया रखा, इन्होंने इसको अलग नहीं होने दिया, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इन सब में इटली के एकीकरण मोत्सिनी का योगदान क्या है, इसको यहाँ पर लिखा, आराम से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इटली के एकीकरण में काबूल का योगदान यहाँ पर आराम से लिखा है, इसको पढ़ सकते हैं भाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर की दृष्टि से, ठीक है ना। वीडियो को आराम से रोककर आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका है इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान, ठीक है। तो यहाँ तक है, आप लोग देख सकते हैं और सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसके बाद दूसरा जो चैप्टर हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद के लिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। अभी इतना क्वेश्चन आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे।